हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीए राजेश कुमार खंडेलवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की डेफिनेशन। यदि हम वर्स कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो CGST एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 के अंदर वर्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इस डेफिनेशन का एनालिसिस करेंगे। डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract। यदि इस डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो हमें 3-4 पॉइंट नजर आते हैं। फर्स्ट, वर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है या गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है? वर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विस related to immovable property wherein transfer of property in goods is involved in execution of such contract। तो यहां पर यह कहना चाहता है यदि कोई वर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में। यदि ऐसा होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस डेफिनेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और गुड्स का ट्रांसफर होता हो उसी फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वह वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को वर्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वर्स कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस। यदि केवल गुड्स की सप्लाई होगी तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। यदि सर्विसेज की सप्लाई होगी तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसे केस में केवल सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां पर दोनों चीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब क्वेश्चन राइज होता है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो ये एक कंपोजिट सप्लाई बन गई। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर। डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह डेफिनेशन कहती है यदि 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों इंक्लूड हो और नेचुरली बंडल्ड हो और एक दूसरे के साथ सप्लाई दी जा रही हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसके अंदर, इनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए और बाकी एंसिलरी सप्लाई होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी। यदि हम वर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो वहां पर भी एक से ज्यादा सप्लाई इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस केस में यदि हम देखें तो वर्स कॉन्ट्रैक्ट एक कंपोजिट सप्लाई बन गई। जब हम कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पर यदि हम सेक्शन 8 को देखें जिसके अंदर टैक्सेबिलिटी बताई गई है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में टैक्स कैसे लगेगा, वहां पर बताया गया है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में जो टैक्स रेट है वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमिन्ड होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? क्या सप्लाई ऑफ गुड्स को प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस को प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है जो शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 6 है। वहां बताया गया है कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 के अंदर
वर्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है वह कंपोजिट सप्लाई है और यह सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। तो यहां पर लॉ ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। जब हमें यह पता लग गया कि वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग डिटरमिन किया जाएगा वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।